हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 और उसमें भी पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, जिसमें पहली कंडीशन आती है हमारी, यदि बिंब अनंत पर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ये उत्तल दर्पण है जिसमें अंदर की ओर पॉलिश की हुई है। हमारी ये वस्तु रखी हुई है कोई अनंत पर, यह उसका फोकस है तथा यह उसका वक्रता केंद्र। अब यहाँ से पहली किरण आपतित होती है जो कि परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है, जैसा कि परिभाषा के अनुसार हो रहा है। और दूसरी किरण नीचे से आपतित होती है जो कि उसी माध्यम में लौट जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि इस वाले चित्र में हमारी किरणें कहीं पर भी नहीं मिलती दिखाई दे रही हैं, तो इन किरणों को हमें डैश डैश के साथ मिलाना होगा। तो इस किरण को हम पीछे लेके गए तो ये वाली किरण फोकस पर मिली, और इस किरण को हम पीछे लेके गए तो ये भी फोकस पर मिली। इस प्रकार हमारा बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और अत्यधिक, ये देख सकते हैं आप कितना छोटा है, यह अत्यधिक छोटा बिंदु समान आभासी और सीधा बनेगा। अब मैंने आपको कल बताया था पार्ट 2 में कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है कि किरणें अगर एक दूसरे को अपने शहर भी काट रही हो तो हमारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तथा जब हम किरणों को डैश डैश करके मिलाते हैं तब हमारा प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार दूसरी कंडीशन है हमारी, यदि बिंब अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा अनंत उत्तल दर्पण है। अभी हमारी वस्तु या बिंब रखा हुआ है जो कि अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच रखा हुआ है। तो जैसे ही हमने इस पर पहली किरण आपतित की तो ये परावर्तन के पश्चात वापस लौट गई, और दूसरी किरण हमें वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है। जैसा, और यह उसी माध्यम पर यानी उसी पथ पर वापस जाएगी, क्योंकि हमने किरण चित्र बनाने के नियम नंबर 3 में पढ़ा था, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें हमारे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच काट रही है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा, छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। इस वाले दर्पण यानी उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन बनती हैं। पहली तो आपकी कि उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी कंडीशन बनती है कि वस्तु आपके दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी रखी हो, आपका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। इसके अगला टॉपिक हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। जैसा कि आपने 4 पहिया वाहनों में देखा होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके बोलेरो स्कॉर्पियो में, तो आगे जो ड्राइविंग सीट के जस्ट ऊपर जो शीशा लगा होता है छोटा सा, उसमें आप देख सकते हैं कि हमें पीछे का नज़ारा भी दिखाई देता है। तो उसको बोलते हैं हम पश्च दृश्य दर्पण, यानी पीछे का दृश्य दिखाने के लिए दर्पण लगा होता है ड्राइविंग सीट के जस्ट ऊपर, यानी स्टीयरिंग के पास में, उससे हम पीछे का दृश्य देख सकते हैं। तो उसमें उपयोग होने वाला आपका दर्पण है वो उत्तल दर्पण है। दूसरा है वाहनों के पार्श्व दर्पण, यानी साइड मिरर के रूप में। जो वाहनों के दोपहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, जो वाहनों के बगल वाले शीशे होते हैं वो उत्तल दर्पण के होते हैं। अब उत्तल दर्पण को प्राथमिकता इसलिए भी दी जाती है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और ये प्रतिबिंब छोटा बनाता है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं मोटरसाइकिल की, तो उसमें छोटा सा शीशा लगा होता है, लेकिन हमें उसमें ट्रक, बड़े बड़े ट्रकों के चित्र भी दिखाई देते हैं। यानी यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है देखने का, यानी कि ये कितनी दूरी तक, कितने क्षेत्र तक देख सकता है, वो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो आपको बताना है कि उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला उत्तल दर्पण है जो कि बाहर की ओर वक्रित है। इसके बाद है हमारा गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। जैसा कि आपने ग्राफ तो देखा ही होगा,
उसी के अनुसार इसमें भी एक चिन्ह प्रपाटी लिखती है। आप देख सकते हैं, यह मान लीजिए हमारा कोई दर्पण है, ये वाला, और ये मैंने इसके ऊपर ग्राफ बना लिया है। और सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें कि दर्पण में प्रश्न करते समय सभी दूरियों को हम उसके ध्रुव से ही नापते हैं, चाहे इधर नापें चाहे फिर इधर नापें, पर सभी दूरियों को हमें दर्पण के ध्रुव से ही नापना है। तो अगर हम दूरियों को ऊपर की ओर मापते हैं, यानी ये हमारा मुख्य अक्ष है, यदि हम दूरियों को मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापते हैं तो सभी दूरियां प्लस में होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, अब ग्राफ में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा प्लस वाई आता है। इस प्रकार देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां प्लस में आएंगी। और यह हमारी वस्तु है, तो इधर से ये किरण जा रही है, तो ये हमारे आपतित किरण की दिशा है। अगर हम किसी भी दूरी को आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापते हैं तो हमारी सभी दूरियां माइनस में होंगी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे आपतित किरण की दिशा है और वस्तु इस तरफ रखी हुई है, दर्पण की ध्रुव से नाप रहे हैं, तो ये वाली दूरी माइनस होगी। यानी कहने को हम कह सकते हैं बाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां माइनस में होंगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर आप मुख्य अक्ष के नीचे से भी दूरी, कोई भी दूरी मापते हैं तो वह भी आपकी माइनस होगी, क्योंकि नीचे होता है माइनस वाई, तो नीचे की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां माइनस होंगी। इसके बाद देख सकते हैं कि अब आपतित किरण की दिशा में मापी जा सकने वाली सभी दूरियां प्लस में होंगी। आप ग्राफ के हिसाब से भी देख सकते हैं कि यह आपका ग्राफ है, तो इधर प्लस एक्स है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह आपकी चिन्ह प्रपाटी, जिसका प्रयोग हमें दर्पण वाले प्रश्न करते हुए करना है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको प्रश्न करने हैं दर्पण वाले, सबसे पहले आपको चिन्ह प्रपाटी याद होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं दर्पण का सूत्र और आवर्धन। जब तक आप इसको नोट कीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा था कि गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह प्रपाटी क्या है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र आवर्धन, उसके बाद करेंगे भी क्वेश्चन। चलिए, तो ये हमारा हेडिंग हमारी दर्पण सूत्र। इस दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, जिसे हम यू से लिखते हैं। अगली हेडिंग है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसे हम वी से लिखते हैं। और फोकस दूरी की परिभाषा पहले ही बता चुका हूं मैं आपको पार्ट नंबर 1 में कि दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम एफ से लिखते हैं। अब यू और वी तथा एफ के मध्य जो संबंध है 1/v बराबर 1 प्लस 1/u बराबर 1/f, जो संबंध होता है इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। इसको याद रखना है आपको, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद है आपका आवर्धन, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम एच डैश से लिखते हैं, बिंब की ऊंचाई यानी जिसे हम एच से लिखते हैं का अनुपात आवर्धन कहलाता है। जैसे कि बात करें हम आवर्धन को एम से लिखते हैं। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई यानी एम बराबर एच डैश अपॉन एच, क्योंकि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच से लिखते हैं तो एच डैश लिख दिया हमने, और बिंब की ऊंचाई को हम एच से लिखते हैं तो नीचे लिख दिया एच। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एम बराबर माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी से भी मान लीजिए ऊंचाई है तो प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। आप देख सकते हैं कि यह हमारा उत्तल दर्पण है। अगर वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो आप देख सकते हैं कि हम ध्रुव से दूरी को इस तरफ नापेंगे तो ये हमारे बिंब की दूरी माइनस हो जाएगी, इसलिए इस चिन्ह में सूत्र में माइनस आया है। अब देख सकते हैं कि आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि आपके आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह आता है तो ये आपको बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यदि आपके आवर्धन में धनात्मक चिन्ह आता है तो ये आपको बताता है कि आवर्धन आपका प्रतिबिंब आभासी होगा। आवर्धन में अगर धनात्मक चिन्ह आए तो यह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। अब देखिए आपको एक प्रश्न दिया हुआ है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण, सबसे पहले ये देखें कि आपको कौन सा दर्पण दिया गया। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये दी हुई है आपको 3 मीटर। यदि बस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित हो, यानी बस कितनी दूरी पर स्थित है, दर्पण से 5 मीटर दूरी पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति साइज और प्रकृति ज्ञात करें। सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्नों में हमको ये पता लगाना पड़ता है कि हमको दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, उसी के अनुसार हम
अपना फॉर्मूला लगा पाते हैं, तो हमको वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दी है, मतलब r का मान 3 मीटर। अब ये प्लस माइनस यह आपकी चिन्ह प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यह होता है हमारा उत्तल दर्पण। अब वक्रता त्रिज्या इसकी, ये गोले का भाग है तो इसकी त्रिज्या इधर ही होगी ना। अब त्रिज्या इधर होगी तो हम देख सकते हैं कि दूरियों को हम दाईं ओर नाप रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया था चिन्ह प्रॉपर्टी में कि दाईं ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो हमारी त्रिज्या हो गई प्लस 3 मीटर। अब इसके बाद है u बराबर -5 मीटर दिया, या प्रश्न में तो आप देख सकते हैं 5 मीटर लिखा है, लेकिन हमें चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करना ही होगा। अब आप देख सकते हैं u मतलब ये है और इधर बाकी वस्तु रखी है, u का मतलब होता है वस्तु। अब इधर देख सकते हैं हम बाईं ओर दूरियों को माप रहे हैं, तो अभी चिन्ह प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि बाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब आपसे पूछा क्या है, v का मान है प्रतिबिंब की दूरी और h डैश, या फिर पूछा है आपसे आवर्धन, या तो h डैश निकालो या आवर्धन, अगर बात ही की। तो अब जानते हैं कि r बराबर 2f होता है, क्योंकि हमें तो त्रिज्या दी गई है लेकिन हमें जरूरत किसकी है, फोकस दूरी की। तो हम जानते हैं कि r बराबर 2f होता है। अब r हमें 3 मीटर दी हुई है, r 3 बराबर 2f। अगर हमें f का मान निकालना है तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या हो जो कि गुणा से बराबर की तरफ जाएगी तो वह भाग में आएगी। तो f बराबर 3/2, इस प्रकार आपकी फोकस दूरी का आंसर होगा 1.5 मीटर। अब आप देख सकते हैं दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब हमें v का मान निकालना है, तो 1/v प्लस -1/5। अब ये माइनस कहाँ से आया, ये देखो, ये आपका u में माइनस इसलिए मैंने लिख दिया, बराबर 1/5, 1/1.5 के फोकस दूरी। अब हम जानते हैं कि माइनस गुणा, हम माइनस को गुणा प्लस से करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है, इसलिए इस प्लस को हटाकर मैंने नीचे माइनस लिख दिया। 1/v माइनस 1/5 बराबर 1/1.5। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को पक्षांतर करते हैं, यदि संख्या माइनस की हो तो प्लस में जाती है पक्षांतर करके, यदि संख्या प्लस की है तो बराबर के पास उस साइड पक्षांतर के माइनस में जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस संख्या को यहाँ से इधर पक्षांतर कर दिया। अब पक्षांतर करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार बनता है, 1/v बराबर 1.5 प्लस 1/5। अब इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आता है 7.5। अब इसको हल करने के बाद यह बनेगा 1/v बराबर 6.5/7.5। अब हमें तो 1/v का मान नहीं चाहिए बल्कि v का चाहिए, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो इसको उल्टा करने पर हमें इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो यह बनेगा हमारा v बराबर 7.5/6.5। अब 7.5 का मान 7.5 में 6.5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा आपका v बराबर 1.15 मीटर। यानी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रतिबिंब है जो उत्तल दर्पण की इस साइड बनेगा, और वो भी 1.15 मीटर दूरी पर। अब इसके बाद हमें पूछा गया था स्थिति, यानी प्रतिबिंब का आवर्धन निकालना था हमें। तो हम जानते हैं कि m बराबर -v/u होता है या h'/h होता है, लेकिन h'/h वाले फॉर्मूले के लिए हमारे पास ना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई थी ना बिंब की ऊंचाई, इसलिए हमने ये वाला सूत्र लगाया है कि m बराबर -v/u। तो इस प्रकार अब -v, माइनस का तो माइनस रखा, और v मतलब प्रतिबिंब की दूरी थी प्लस में, तो अगर हम माइनस गुणा प्लस करते हैं तो माइनस आता है, तो इसलिए -1.15 बटे, अब बिंब की दूरी पहले से ही माइनस में है तो -5, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जैसे ही आप 5 का भाग 1.15 में देंगे तो आपका आंसर बनेगा 0.23, यानी जो कि आवर्धन है हमारा वो मिलेगा आपको 0.23। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी सीधा, क्योंकि देखो मैंने भी आपको बताया था आवर्धन में धनात्मक चिन्ह किसको बताता है, आभासी प्रतिबिंब को। अब हमारा आवर्धन धनात्मक आ रहा है तो हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब आभासी, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो सीधा भी होगा, तो आभासी सीधा और छोटा, क्योंकि अब जो भी आ रहा है आवर्धन हमारा 0.23 गुना छोटा है।